ममता बनर्जी की मुलाकात कल हुई है अदानी से। और अदानी से मुलाकात के बाद चर्चा में और भी छाई हुई हैं। और अदानी से मुलाकात के वक्त कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भी थे। सीधे आना चाहूँगा हमारे साथी सुमन भट्टाचार्य जी आपके पास में, और ये समझने की कोशिश करेंगे। जरा सुमन भट्टाचार्य जी को और तमाम साथियों को लेकर आइए स्क्रीन पर। सुमन जी, आप कलकत्ता में बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं, यहाँ से लेकर के मतलब कोलकाता से लेकर के दिल्ली और मुंबई तक, और हर तरफ। मुंबई में तो उनका जो बयान था शरद पवार के साथ में जब वो मीडिया के सामने आई थी, कल भी हमने उस बयान को दिखाया था, परसों भी हम जब कार्यक्रम कर रहे थे तब भी हमने दिखाया था। और खासकर वो कहीं कि जो लड़ेगा नहीं वो हमारे साथ क्यों आएगा, उसका साथ हम क्यों देंगे। कहने का मतलब उनका साफ था, पूरा इशारा जो था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ था। और बार बार ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस के नेता जो हैं वो लड़ते नहीं हैं, वो मैदान में नहीं आते हैं। तो दो बातें यहाँ आती हैं। एक सवाल ये है कि क्या सचमुच ऐसा है कि कांग्रेस के नेता मैदान में दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा सवाल ये है आपसे, जब आप कलकत्ता में हैं और ममता बनर्जी ये बात कह रही हैं और साथ में ये भी कह रही हैं कि यूपीए नाम की चीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यूपीए के चेयरपर्सन की बात ही कहाँ से आती है। और ये सवाल पूछा गया था कि क्या शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बना देना चाहिए, तो कौन सा यूपीए नाम की कोई चीज है क्या, ये कहना था ममता बनर्जी का। खैर, लेकिन इसके पीछे क्या राजनीति है ममता बनर्जी की, चूंकि आप वहाँ हैं, बहुत नज़दीक से देखते हैं आप तमाम ममता बनर्जी की राजनीति को। जरा समझाइए कि क्या कुछ चल रहा है, और क्या ये जैसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश है, प्रशांत किशोर इसमें दमदार भूमिका निभा रहे हैं, या ये कांग्रेस को झकझोरने की कोशिश है, ललकारने की कोशिश है, ताकि आप जागिए और आइए और हम सब साथ मिलकर बीजेपी को हराएं। किस रूप में आप देखते हैं इसको? देखिए, दो बात है। जो तो पहले मैं गौतम अदानी के बारे में बात बोलूं। गौतम अदानी ममता जी से मिलने के बाद दो चीज हुआ। एक, दीपंकर भट्टाचार्य जो सीपीआई एमएल का नेशनल सेक्रेटरी है और जो इस इलेक्शन से पहले बंगाल में एक कैंपेन चलाया था नो वोट टू बीजेपी, उसने एक सीधा स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में ये बात आया कि एक साथ आप फार्मर्स के बारे में बात करो और अदानी से मिलो, ये नहीं हो सकता है। मैं ये बोलना चाहता हूं, दो इट वाज ए ह्यूज विन फॉर टीएमसी, बट इस वोट में एक ऐसा कैंपेन भी था नो वोट टू बीजेपी, तो उनके जो सारे लोग हैं वो ये अदानी का बंगाल में आने से नाखुश है। क्या मेरा बात सुनाई दे रहा है? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो, सुमन जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। वीडियो स्टिल है लेकिन आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये इसमें जो ममता की जो सपोर्ट बेस है उसमें नाखुशी तो है। और दूसरा बात है, बहुत सारे लोग, मैं कांग्रेस के लीडर के साथ भी बात किया, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सारा पीके का ही खेल है, कि पीके ममता की जो नेशनल एस्पिरेशन को जो जो इतना उत्साहित किया है, इसके लिए ममता इतना कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन आई वांट टू रिमाइंड यू टू फैक्ट्स दैट वन थिंग इज दैट अभी तक टीएमसी जहां जहां पे गया है बंगाल को छोड़ के, त्रिपुरा, मेघालय और गोवा, ये तीनों स्टेट से सिर्फ 6 लोकसभा सीट आता है, सिर्फ 6 लोकसभा सीट आता है। तो अब अगर देखिएगा, अगर बंगाल के सारे सीट भी टीएमसी को मिल जाता है, 42 प्लस 6 48, फिर भी आज के दिन में भी ममता के टीएमसी के पास सिर्फ 48 सीट के ही गुंजाइश है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बहुत बार कह चुका हूं, जो कांग्रेस को छोड़ के कोई बीजेपी का अगेंस्ट कोई अलायंस अब बना नहीं सकते हो। क्यों बना नहीं सकते हो? कम से कम 200 ऐसे सीट है जो कांग्रेस भी बहुत बार कह चुका है, जहां पे बीजेपी के साथ कांग्रेस का आमने सामने लड़ाई है। लेकिन अब देखेंगे तो ये तो बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी है ही, जो ऑपोजिशन में छेद करने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने देखा जब एचडी देवगौड़ा के साथ मोदी जी ने मिला, और उसके बाद कर्नाटक का जो चीफ मिनिस्टर है एसआर बुम्माई साहब, उन्होंने भी बोला कि ऐसा हो सकता है बीजेपी के साथ जेडीएस एक साथ जा सकता है। तो ऐसा एक कोशिश है। लेकिन ये बहुत सीरियस बात है, जो
considering Mamta's clout and her great effort to defeat BJP in the 2021 election, but ऐसा नहीं होना चाहिए कि ममता की या टीएमसी का कोई भी कार्रवाई से बीजेपी का फायदा हुआ है। टीएमसी का अंदर में जो बात चल रहा है वही बात ये है जे कांग्रेस के जो ऑपोजिशन कैंप में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वहां पे कांग्रेस को थोड़ा सा और आगे लाने के लिए और जो बीजेपी के खिलाफ जो अलायंस बन सकता है उसमें लीडरशिप के क्वेश्चन में टीएमसी आगे आना चाहता है, लेकिन ये आगे आने की जो कोशिशें है या जो भी पॉलिटिकल मारपैच है उससे बीजेपी को ना फायदा हो जाए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं आपको आप लोग थोड़ा सा दूर में है इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, पीके इज ए फैक्टर, बट ममता के साथ पीके की बहुत सारे डिफरेंस के बाद भी आजकल सामने आ रहा है। हमारे यहाँ पे कोलकाता कॉर्पोरेशन का, कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है जहां पे पीके का जो सजेशन था जो कम से कम 100 सीटों में टीएमसी का कैंडिडेट को बदलने के लिए, लेकिन ममता के पार्टी के जो सीनियर लीडर है वो उसको अपोज किया और आखिर तक हम लोग देखा सिर्फ 40 सीटों में टीएमसी ने अपना कैंडिडेट को चेंज कर पाया। वो उस दिन की मीटिंग में सारे मीडिया में भी वो आया है जो पीके के साथ टीएमसी का जो सीनियर लीडरशिप है उसका खुलेआम बहुत हीटेड एक्सचेंज हुआ है। तो कितना देर तक पीके ये जो ममता को जो नेशनल एस्पिरेशन दिखा रहा है इसको सस्टेन कर पाएंगे वो देखने की चीज है, क्योंकि हमारा जितना और टीएमसी के अंदर के लोग भी मानते हैं जे गोवा में कांग्रेस अच्छे रिजल्ट कर तो गोवा में चुनाव में कूद के क्या फायदा होगा, ये बहुत बड़ा सोचने की बात है और टीएमसी के अंदर भी ये सोच सामने आ रहा है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं क्योंकि पीके इज देयर एंड पीके इज कॉन्स्टेंटली टारगेटिंग कांग्रेस। इफ यू लुक जो पीके पहला ट्वीट करता है ऑपोजिशन का जो लीडरशिप है वो कांग्रेस का कोई डिवाइन राइट नहीं है। तो कांग्रेस का लीडर जिन लोगों से मेरा बात हुआ है वो ये बोलना चाहता है, प्रशांत किशोर पहले राहुल गांधी से बात किया और कांग्रेस में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वो डील और वो नेगोशिएशन फेल हो गया तब वो कांग्रेस से बाहर आके ममता के जरिए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। राजीव जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप और इसी सवाल के साथ इसी बात के साथ निशांत वर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा। क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में दूरियां बनाने की कोशिश में है पीके, प्रशांत किशोर, और जो बात कह रहे हैं इसमें बहुत कई बार ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मतलब हम लोग महसूस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ट्वीट आता है, बिल्कुल सही है, और कि 30 साल तक तो अगले 30-35 साल तक 40 साल तक बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे, बीजेपी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, फिर बातें आती हैं कुछ और। कुछ कहना चाहते हैं सुमन भट्टाचार्य? हाँ, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ प्रशांत किशोर की जिस ट्वीट के बारे में आप बोलना चाहते हैं। प्रशांत किशोर बोलते हैं जब बीजेपी के पास 40% वोट आ गया तो बीजेपी उससे नीचे नहीं चलाएगा। जिस दिन प्रशांत किशोर का इस ट्वीट आता है उसके दूसरे दिन आपके प्रोग्राम में हम लोगों ने आए थे, मैं तो आया था, वहां पे देखते हैं कि हम लोग बंगाल में बीजेपी का वोट 40 से गिर के 10% में आ गया। तो प्रशांत किशोर इज अ स्टैटिस्टिशियन, ही इज नॉट अ पॉलिटिकल एनिमल। सो वो कुछ बोल देता है और फिर वो कोशिश करता है कि अपने पीछे जो पॉलिटिकल लीडर है वो वाईएसआर जगन रेड्डी हो सकते हैं, ममता उसको फॉलो करे और कांग्रेस के ऊपर सीधा कमान डाले। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं। निशांत वर्मा जी, आपके पास आपका एनालिसिस चाहूंगा। पूरा पॉलिटिकल सिनारियो आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, घूम रहे हैं, लगातार चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से धरातल पर पहुंच के देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त उसको किस रूप में देखते हैं आप, और क्या ये पूरी कवायद कांग्रेस को ललकार कर झकझोर कर जगाने की है या कांग्रेस के खिलाफ एक तीसरे मोर्चे की कवायद है? राजीव जी, सबसे पहले तो